नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बल आघूर्ण तथा बलयुग्म पर आधारित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बल आघूर्ण से रिलेटेड जो थ्योरी है वो हमने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने देख ली है। यदि विद्यार्थियों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम बल आघूर्ण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो एनसीईआरटी पर आधारित होंगे, आरबीएससी पर आधारित होंगे और कुछ कंपटीशन एग्जाम से हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सम्मिलित किया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि माना कि किसी कण जिसका स्थिति सदिश r वेक्टर है पर लगने वाला बल कैपिटल F वेक्टर है एवं मूल बिंदु के प्रत्यय इस बल का बल आघूर्ण टो है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम टो वेक्टर बराबर क्या जानते हैं। पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखिए। टो वेक्टर बराबर हमने देखा है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ये हमने फॉर्मूला देखा है, हम जानते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो टो वेक्टर होता है ये दो सदिशों का r वेक्टर तथा f वेक्टर दोनों का सदिश गुणनफल है और उनसे जो सदिश राशि प्राप्त होती है वो भी एक सदिश राशि होती है। तो टो वेक्टर भी एक सदिश राशि है जिनकी दिशा r वेक्टर और f वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। इसका मतलब ये हो गया है कि टो वेक्टर और r वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार से टो वेक्टर और एफ वेक्टर इन दोनों के बीच का कोण भी कितना रहेगा। ये दोनों जो बातें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहां पर भी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब दो सदिशों के बीच का कोण जब 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे हमारे पास में कोई सदिश राशि है a, दूसरी सदिश राशि है b, और यदि इन दोनों के बीच का कोण कितना हो 90 डिग्री, तो यहां से हमारे पास में ये आ जाएगा ए बी कोस 90, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो दो सदिशों के बीच का कोण जब 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि टो वेक्टर और r वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 होगा। तो यहां से आप देखें इसमें ये वाला ऑप्शन r वेक्टर डॉट टो वेक्टर 0, r वेक्टर और f वेक्टर और टो वेक्टर बराबर 0। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, यहां से आप देखें पहला जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास में ये सही होने वाला है। इसमें ये सही होगा पहला ऑप्शन, क्योंकि r वेक्टर डॉट टो वेक्टर बराबर 0 तथा r f वेक्टर डॉट टो वेक्टर इक्वल टू 0 दोनों ही सही हैं। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बता रखा है कि नल को दो अंगुलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, नल को खोलने अथवा बंद करने के लिए उपलब्ध बल अधिक हो जाएगा। देखिए दो अंगुलियों से खोलने पर क्या ऐसा हो सकता है, ये कोणीय बल के प्रयोग में मदद करता है। बनने वाले बलयुग्म के कारण घूर्णी प्रभाव होता है। एक अंगुली घर्षण समाप्त करती तथा दूसरी अंगुली बल प्रदान करती है। देखिए इसका क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। इसमें ये हमारे पास में जो अंगुली है वो किस तरीके से होगी, ये मैंने दिखाया है नल का ऊपर वाला पार्ट। इसके ऊपर जब अंगुलियों से हम बल लगाएंगे तो एक बल इसके ऊपर इस तरीके से, एक अंगुली इस तरीके से बल लगाएगी तो दूसरी अंगुली उसकी विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो यहां पर घूर्णी प्रभाव उत्पन्न होता है और उसकी वजह से ये जो नल है वो आसानी से बंद या खोला जा सकता है। तो इसमें कुल मिलाकर सी ऑप्शन सही होने वाला है।
कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सी ऑप्शन, कि बनने वाले बलयुग्म के कारण घूर्णी प्रभाव होता है। ये ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। हमें तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? यदि निकाय पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण टो इक्वल टू 0 है, यदि यहां पर टो बराबर हमें 0 दे रखा है, तब ओमेगा, अल्फा, जे या एफ इनमें से कौन सी राशि 0 होगी? तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं टो बराबर क्या होता है? आई इंटू अल्फा। ये जो आई है इसको हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या कहा जाता है? जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। और ये जो आई है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। यदि आई और अल्फा, यहां पर हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? हमें टो बराबर 0 दे रखा है, आई 0 हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें हमें बी ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों, क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला प्रयोग में ले रहे हैं उसको आप अच्छे से समझें, ध्यान में भी रखें, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखें। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि एक मोटर गाड़ी का इंजन 100 किलोवाट का है। ये हमें पी की वैल्यू दे रखी है। चौथे क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखिए। हमें पी बराबर दे रखा है 100 किलोवाट। 100 किलोवाट का मतलब हो गया 100 गुणा में 10 की घात 3 वाट। आप इसे P इक्वल टू 10 की घात 5 वाट भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? शक्ति उत्पन्न करता है, यह 1800 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करता है। यहां हमें इसका जो कोणीय चाल है वो हमें दे रखी है 1800 चक्कर प्रति मिनट। तो ये हमें n की वैल्यू दे रखी है, n हमें दे रखा है 1800 चक्कर। कितने चक्कर हैं? 1800 चक्कर प्रति मिनट, प्रति मिनट हमें दे रखे हैं, प्रति मिनट। यदि हम इसको कन्वर्ट कर लें सेकंड में, तो 1800 अपॉन 60, यह आ जाएगा चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। n का मान आ गया हमारे पास में 30 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हो गया है। इसके साथ में हमें क्या पूछा है? बल आघूर्ण पूछा है कि बल आघूर्ण कितना होगा। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जब घूर्णी गति होती है तो घूर्णी गति के अंदर जो शक्ति का फॉर्मूला है P, वो बराबर होता है टो इंटू ओमेगा, टो इंटू ओमेगा। हम आपको बता दें कि रेखीय गति के अंदर ये जो फॉर्मूला होता है वो देखिए इस तरीके से होता है। रेखीय गति में हम आपको याद दिला रहे हैं, ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया है। रेखीय गति के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? P बराबर शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है F इंटू V। और घूर्णी गति में यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? घूर्णी गति में P बराबर हो जाएगा टो इंटू ओमेगा। ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई n पुट कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर टो की वैल्यू पूछी है, तो टो बराबर कितना आ जाएगा? P अपॉन में 2 पाई n। P का जो मान है वो कितना है? 10 की घात 5 2 गुणा में 3.14 गुणा 30, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप यहां पर देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, एक जीरो से यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 की घात 4 आ गया। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 6.28 इंटू 3 रह गया।
इसे हम इस तरीके से लिख दें 10,000 बट्टे में, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, 6 और 2 8, 18। तो जब हम 18 का इसमें भाग लगाएंगे तो 100 के अंदर हम 18 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में 6 बार में जाएगा ये, तो ये हमारे पास में 628 वाला आंसर इसका मिलने वाला है हमें। आप भाग करके देखें, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 5वां क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में हमें यहां पर बता रखा है कि 0.2 मीटर व्यास वाले बेलन पर लिपटी एक रस्सी की सहायता से 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक स्थिर पिंड लटका हुआ है। बेलन के क्षैतिज अक्ष के प्रति आरोपित बल आघूर्ण क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखा है, 0.2 मीटर व्यास वाला एक बेलन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो राशियां दी हुई है उसको देख लेते हैं। व्यास हमें दे रखा है 0.2 मीटर, तो यहां पर जो त्रिज्या है वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 0.2 बट्टे में 2 बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर। क्लियर। इसके साथ में हमें एम बराबर दे रखा है, एम यहां पर आप देखेंगे हमें 10 किलोग्राम दे रखा है। हमें टो की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। विद्यार्थी ये जो क्वेश्चन है इसमें इस तरीके से हमें एक बेलन दे रखा है ऐसे, और इसके ऊपर एक रस्सी लिपटी हुई है इस तरीके से, और इस रस्सी से यहां पर ये एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बंधा हुआ है जिसके कारण से इसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है। क्लियर। तो यहां से आप देखेंगे कि इस पर नीचे की ओर एक भार लगता है W बराबर mg, और यही इसके ऊपर लगने वाला स्पर्शी बल होता है। इसके यहां से सेंटर से घूर्णन अक्ष से इसकी जो दूरी होती है बल की वो स्मॉल r के इक्वल हो जाएगी। हमें टो की वैल्यू पूछिए तो r क्रॉस f होता है, तो यहां से हम f निकाल लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m का मान हमें 10 दे रखा है, g का मान 9.8 होता है, तो ये आ गया 98 न्यूटन। क्लियर। यहां से टो बराबर क्या जानते हैं हमें, r क्रॉस f ये जानते हैं। टो बराबर, क्योंकि यहां पर r और f दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो r f आ जाएगा। r की वैल्यू हमें 0.1 दे रखी है, f की वैल्यू 98 दे रखी है, तो 9.8 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो 9.8 इसमें डी ऑप्शन में सही है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 6वां क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि होती है, शक्ति एक अदिश राशि होती है, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी ये भी एक अदिश राशि होती है, बल आघूर्ण टो वेक्टर बराबर हम जानते हैं r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर होता है जो कि एक सदिश राशि होती है। क्लियर। 7वां क्वेश्चन देखें कि एक पहिए पर लगने वाला बल आघूर्ण इसके नियत कोणीय संवेग को 4 सेकंड में a से 4a कर देता है, तो बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। यहां से आप देखिए हमें समय इस क्वेश्चन के अंदर 7वें क्वेश्चन के अंदर समय हमें दे रखा है अल्प समय 4 सेकंड, और जो कोणीय संवेग है वो a से 4a हो जाता है। बल आघूर्ण पूछा है तो हम बल आघूर्ण टो बराबर जानते हैं कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है dl अपॉन dt, ये टो के इक्वल होती है। यहां से आप देखें जो dl है, dl का मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन, 4 पहले था a फिर हो गया है 4a, तो यहां से a से ये 4a हो रहा है, तो इसमें परिवर्तन कितना हो गया, अंतिम वाले कोणीय संवेग में से प्रारंभिक कोणीय संवेग घटा देते हैं 3a आ जाएगा। यहां पर समय हमें दे रखा है
4 सेकंड का समय कितना दे रखा है, 4 सेकंड का दे रखा है। देन टो इक्वल टू कितना आ जाएगा, टो इक्वल टू डीएल की जो वैल्यू है वो तो है 3a, dt की जो वैल्यू है वो है 4, तो 3a/4 इसका आंसर होगा। क्लियर, तो इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। 8वां क्वेश्चन देखें, बलयुग्म उत्पन्न करता है। देखिए बलयुग्म के कारण से, बलयुग्म का मतलब हो गया ये आपके पास में कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर दो बल काम कर रहे हैं, दोनों बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बलयुग्म है वो घूर्णन गति क्रिएट करता है, तो केवल घूर्णन गति क्रिएट करेगा। यदि बल लगता है, बल काम करता है तो वहां पर रेखीय गति होगी, और बलयुग्म काम करता है तो वहां पर घूर्णी गति होगी। जब टो होता है, F बराबर 0 होता है, और टो नॉट इक्वल टू जब 0 होता है तब केवल घूर्णन गति होगी। क्लियर, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 9वां क्वेश्चन देखें कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करें तो निम्न में से कौन परिमाण तथा दिशा में नियत रहता है। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करें तो 9वें क्वेश्चन के अंदर देखिए, बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं करने का मतलब हो गया टो बराबर 0। हम देखिए विद्यार्थियों क्या जानते हैं, टो बराबर dl/dt जानते हैं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। यदि टो बराबर 0, यदि टो बराबर कितना हो 0, तो dl/dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी राशि का डिफरेंशिएशन यदि 0 है, इट मीन्स क्या है, वो राशि है नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो यहां पर L नियत रहेगा। ये जो L है वो है कोणीय संवेग, इसमें सी ऑप्शन सही होने वाला है। 10वां क्वेश्चन भी देख लीजिए कि पिंड की घूर्णी गति निम्न कारण से होती है। घूर्णन गति क्रिएट होने के पीछे रीजन क्या होता है, बलयुग्म आघूर्ण के कारण से घूर्णन गति क्रिएट होती है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। 11वां क्वेश्चन देखें, यदि आई अल्फा और टो क्रमशः किसी वस्तु के जड़त्व आघूर्ण, देखिए यहां पर ये जो आई है वो जड़त्व आघूर्ण को बता रहा है, और फिर उसके पश्चात अल्फा, ये जो अल्फा है, यदि यहां पर आई अल्फा और टो, आई तो जड़त्व आघूर्ण को, अल्फा कोणीय त्वरण को, और जो टो है वो बल आघूर्ण को बताता है। वस्तु किसी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। कितने कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, ओमेगा इसका कोणीय वेग है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। 11वें क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे हम एक रिलेशन जानते हैं, टो बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो आप यहां पर गौर करके देख लीजिए, टो बराबर आई इंटू अल्फा पहले ऑप्शन में ही हमें मिल रहा है, इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। क्लियर, आप यहां पर 12वां क्वेश्चन भी देख लीजिए लगे हाथ, कि रैखिक गति में घूर्णन गति में किसका समरूप होता है। रैखिक गति और घूर्णन गति दोनों की यदि हम तुलना करें, दोनों में से घूर्णन गति में किसका समरूप होता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में त्रुटि सुधार करें कि रैखिक गति में बल, यहां पर क्या आएगा, बल वर्ड और आएगा, कि जो बल होता है वो घूर्णन गति में किसके समरूप होता है, तो घूर्णन गति में बल के स्थान पर क्या आ जाता है, बल आघूर्ण आ जाता है। तो 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होने वाला है। 13वां क्वेश्चन देखें कि 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान भारहीन छड़ के एक सिरे से बांधकर, यहां पर हमारे पास में जो त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां पर 30 सेंटीमीटर आएगा, त्रुटि वश से ये 30 नहीं छपाया। सेंटीमीटर की त्रिज्या के वर्त में 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। यदि इस पिंड को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में विराम अवस्था में लाया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा। क्लियर,
इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है पहले देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन है, इसमें हमें m की जो वैल्यू है वो 10 किलोग्राम दे रखी है। r हमें जो छड़ है उसकी रेडियस हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, जिसे हम 0.30 मीटर पुट कर सकते हैं। इसके साथ में हमें कोणीय वेग ओमेगा, जिसका मान हमें दे रखा है 10 रेडियन प्रति सेकंड, और साथ में ये कहा जा रहा है कि यदि इस पिंड को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में विराम अवस्था में लाया जाए तो इसका प्रारंभिक कोणीय वेग हमें ओमेगा 10 दे रखा है, और अंतिम जो कोणीय वेग है वो 0 हो जाएगा इसका। और इसमें लगा जो समय है, समय अंतराल है, वो हमें दे रखा है 10 सेकंड। कितना दे रखा है? 10 सेकंड का दे रखा है। तो देखिए टो का मान कितना होगा। टो बराबर हम क्या जानते हैं? आई इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा हम जानते हैं। तो यहां पर आई बराबर हम जानते हैं एम इंटू आर स्क्वायर। एम इंटू आर स्क्वायर। अल्फा, अल्फा बराबर होता है हमारे पास में डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो एक बार हम इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा ओमेगा में परिवर्तन, प्रारंभिक जो ओमेगा है वो तो है 10, अंतिम है 0, तो 0 माइनस 10, और इसमें लगा जो समय है वो हमें दे रखा है 10 सेकेंड। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू है वो -1 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो आई की भी वैल्यू m इंटू आर स्क्वायर। तो आई बराबर m इंटू आर स्क्वायर। एम का मान 10, आर का मान 0.3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.3 इंटू 0.3, तो तो यहां से 9 और एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो 0.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई की जो वैल्यू है वो है 0.9, अल्फा का जो मान है वो है -1। देखिए ये जो बल आघूर्ण है उसको विराम अवस्था में ला रहा है, एक ऋणात्मक यहाँ पर मंदन काम कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो टो का जो मान आएगा वो माइनस में 0.9, और परिमाण की यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो 0.9 न्यूटन इंटू मीटर इसको आंसर हमें प्राप्त होने वाला है। 0.9 न्यूटन इंटू मीटर हमें इसका आंसर मिलने वाला है। 14वां क्वेश्चन देखिए कि एक पहिया जिसका जड़त्व आघूर्ण ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रत्यय 2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और 60 राउंड पर मिनट की दर से घूर्णन कर रहा है। 1 मिनट में पहियों को रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण कितना होगा? हमें इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो एक बार मैं पुट कर लेता हूं। 14वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। आई की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसके साथ में हमें एन का जो मान है, एन की जो वैल्यू है वो है 60 आरपीएम। इसे यदि मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 बट्टे में 60 राउंड पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। देन यहां से एन का जो मान है वो आ गया है 1 चक्कर प्रति सेकंड। 1 चक्कर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हो गया है। क्लियर। अब हमें इस क्वेश्चन में टो की वैल्यू पूछी है। टो बराबर होता है आई इंटू अल्फा। आई का मान हमें दे रखा है, अल्फा का मान नहीं दे रखा। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यहां से ओमेगा में परिवर्तन, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन। 2 पाई एन। तो जो डी टी है, जो समय है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो डी टी है समय, वो तो हमें 1 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 मिनट, जिसे हम 60 सेकंड भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। फिर डी ओमेगा, तो डी ओमेगा अंतिम कोणीय संवेग में से प्रारंभिक कोणीय संवेग हम घटा देंगे तो 2 पाई एन
माइनस एन जीरो। तो अंतिम जो इसका जो वेग है, मतलब जो एन की वैल्यू है वो तो जीरो है। देन यहां से 2 पाई जीरो माइनस एन जीरो, ये एन जीरो का मान है जो कि हमें 1 दे रखा है। तो डी ओमेगा का मान आ गया माइनस में 2 पाई। देन यहां से टो इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, टो इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। आई की वैल्यू है 2, अल्फा का जो मान है वो है डी ओमेगा अपॉन डी टी। चलिए मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, यहां से 2 डी ओमेगा का मान है हमारे पास में माइनस में 2 पाई 2 पाई, और dt का जो मान है वो है 60। ये माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब है कि ये जो बलाघूर्ण है वो उसको घूर्णन गति से रोक रहा है। तो यहां से आप देखेंगे 2 का इसमें भाग लगेंगे 30 आ जाएगा, फिर भाग लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो पाई बट्टे में 15 आ जाएगा, पाई बट्टे में 15 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो टो बराबर पाई अपॉन में 15, पाई अपॉन 15 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए कि एक पहिए जिसका जड़त्व आघूर्ण 5 × 10³ किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है तथा यह 20 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन गति कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान, ये खालिस्तान दे दिया, गुणा 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है इसको एक बार देख लेते हैं। 15वें क्वेश्चन के अंदर हमें जड़त्व आघूर्ण आई की जो वैल्यू है वो दे रखी है 5 × 10³ किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। साथ में हमें एन की जो वैल्यू है वो दे रखी है 20 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। ये प्रारंभिक है, अंतिम जो मान है वो 0 है, और इसको रोकने में जो लगा समय है वो हमें 10 सेकंड दे रखा है। हमें टो की वैल्यू पूछी है विद्यार्थियों। टो बराबर होता है आई इंटू अल्फा, आई का मान हमें दे रखा है, अल्फा को हम डी ओमेगा अपॉन डी टी के रूप में पुट कर सकते हैं। यहां पर ओमेगा, ओमेगा के स्थान पर 2 पाई एन माइनस एन जीरो बट्टे में डी टी हम पुट कर देंगे। देखिए डी ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। ओमेगा हमारे पास में है 2 पाई एन और यह है 2 पाई एन जीरो। तो यहां से 2 पाई एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, यह है डी ओमेगा। क्लियर। तो टो बराबर हमें क्या मिल रहा है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आई का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 × 10³ 2 पाई, 2 पाई को एज इट इज रहने देते हैं। फिर एन, एन का मान 0 माइनस एन जीरो, एन जीरो की जो वैल्यू है वो हमें 20 दे रखी है अपॉन dt, dt का मान हमें क्वेश्चन में 10 दे रखा है। तो यहां से आप देखें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, तो 20 पाई इंटू 10³ हमारे पास में यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो यहां से आप देखें, एक बार इसको गौर करके देखिए कि ये हमारे पास में जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण का जो मान है वो 5 × 10³ प्लस में 3 है, इसकी बजाय यहां पर आएगा माइनस में 3। और जब माइनस में 3 आएगा तो यहां पर माइनस का साइन आएगा और यहां पर भी माइनस का साइन आएगा, और यहां पर जब माइनस का साइन आएगा तो टो बराबर हम 2 पाई गुणा 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो यहां पर इसमें ये जो ब्रैकेट हमें दे रखा है इस ब्रैकेट में 2 पाई आएगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। छोटी मोटी त्रुटियां हैं, इसमें जल्दी सुधार करेंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए कि बिंदु आर वेक्टर 7ik + 3jk + kk पर कार्यरत बल
इतना है तो बल आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आर और एफ की वैल्यू दे रखी है, टो का मान पूछा है जो कि क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। तो यहां से टो वेक्टर बराबर हम निकाल लेते हैं, यहां से आई केप जे केप के केप, आर का जो गुणांक है वो हमारे पास में है 7 3 1, एफ के जो गुणांक हैं वो है 3 1 और 5। यहां से आप देखें आई केप तो 15 माइनस 1 माइनस का जे केप, तो यहां से माइनस का जे केप करोगे तो 35 माइनस 3 प्लस का के केप 7 माइनस 9। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 14 आई केप माइनस 32 जे केप और माइनस का 2 के केप। ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा। चलिए यहां पर कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, देखिए 15 माइनस 1, फिर आ जाएगा यहां से 35 माइनस 3, फिर 7 माइनस 9, इनके अकॉर्डिंग ही आंसर आना चाहिए था। यहां जो एफ की वैल्यू है, ये हमें एफ की वैल्यू दे रखी है 3 आई केप प्लस जे केप प्लस 5 के केप। इसमें क्या है एक्चुअल में यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर जब नेगेटिव साइन आएगा तो यहाँ से ये वाला जो साइन है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप देखें कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 14 आई केप माइनस में 38 जे केप और प्लस में 16 के केप मिलने वाला है। तो यहां से ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। 17वां क्वेश्चन देखिए कि एक बल एफ वेक्टर इक्वल टू 4 आई केप माइनस 5 जे केप प्लस 3 के केप एक बिंदु R1 वेक्टर हमें दे रखा है और R2 वेक्टर के प्रति बलाघूर्ण का मान क्या होगा। तो हम बलाघूर्ण यहां पर फाइंड आउट करेंगे। बलाघूर्ण बराबर होता है R क्रॉस F। तो यहाँ F की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो R की वैल्यू निकालने के लिए हमें R1 R2 दे रखा है, स्थिति सदिश R1 माइनस R2 से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए R1 की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप माइनस में R2 का जो मान है वो 3 आई केप माइनस 2 जे केप माइनस 3 के केप हमें दे रखा है। देन यहां से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा माइनस में 2 आई केप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 जे केप प्लस 6 के केप, ये हमें मिल चुका है। क्लियर। अब यहां से आप देखें टो की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। आई केप जे केप के केप, आर का जो गुणांक है वो है -2 4 6 और एफ का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आई केप का गुणांक 4, जे केप का -5 और के केप का 3। यहां से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टो बराबर हमारे पास में जाएगा आई केप, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 12, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 30, प्लस माइनस का जे के कर देता हूं मैं, तो 4 इंटू 6, यहां से कैसे करोगे देख लीजिए, इसको इससे गुणा करेंगे, ये दोनों आपस में गुणा होंगे। पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, यहां पर माइनस का साइन ले लिया तो माइनस का
6, फिर ये गुणा होंगे, माइनस का साइन लग जाएगा 24, फिर प्लस में के और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, फिर माइनस का साइन लगाकर इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो 16 है। तो की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ रही है, देखिए 42 आई कैफ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 30 जे कैफ माइनस का 6 के कैफ। तो यहाँ ऑप्शन आप गौर करके देखेंगे तो हमें डी ऑप्शन सही मिलने वाला है, डी ऑप्शन इसमें सही हो। मान है वो दे रखा है 200 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। टॉर्क की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1000 न्यूटन इंटू मीटर, साथ में समय हमें बता रखा है 3 सेकेंड। तो यहां पर आप देखेंगे कोणीय वेग हमें पूछा है, जबकि प्रारंभिक जो कोणीय वेग है वो हमें 0 बता रखा है। घूर्णन गति के अंदर गति के समीकरण, रेखीय गति में गति के समीकरण v बराबर होता है u प्लस at। घूर्णन गति के अंदर v के स्थान पर आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहां से ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, अल्फा का जो मान है वो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो टो बराबर हम जानते हैं I इंटू अल्फा, तो अल्फा बराबर टो अपॉन में I। तो टो का जो मान है वो है 1000, I का जो मान है वो हमारे को दे रखा है 200, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई है 5 इकाई आ गई है। तो यहां से मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 5 इंटू 3, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 रेडियन प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन देखें गौर करके, 15 रेडियन प्रति सेकेंड में इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा। 19वां क्वेश्चन देखें कि पृथ्वी के घूर्णन को एक दिन में रोकने के लिए विषुवत रेखा के स्पर्श रेखीय दिशा में कितना बल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमें समय दे रखा है t बराबर 1 दिन, और विद्यार्थियों इसे यदि हम सेकंडों में कन्वर्ट कर लें तो 86,400 सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड। और जो इसका कोणीय वेग है, अभी जो कोणीय वेग है ओमेगा, ये प्रारंभिक कोणीय वेग है, पूरा एक चक्कर लगा लेता है, इसका मतलब है कि 2 पाई इसका कोणीय वेग है। इसको रोक कर हम 0 कर दें तो ओमेगा का मान हमें 0 है। तो हमें यहां पर पूछा है कि F कितना लगाना पड़ेगा, सॉरी F की वैल्यू हमें यहां पर पूछी है, F कितना होगा। तो देखिए टो बराबर हम क्या जानते हैं, एक तो I इंटू अल्फा जानते हैं, एक R क्रॉस F जानते हैं। R यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, स्पर्श रेखीय हमें बल पूछा है, ये R है, इस तरीके से बल लग रहा है, तो R क्रॉस F जिसे हम RF भी पुट कर देंगे। हमें यहां पर पूछा F, तो F बराबर क्या जाएगा I इंटू अल्फा बट्टे में R। तो देखिए यहाँ जो पृथ्वी है वो एक गोला है, और पृथ्वी का जो जड़त्व आघूर्ण होता है, गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं, तो F बराबर देखिए I की जो वैल्यू है वो है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर बट्टे में हमें यहां पर अल्फा भी दे रखा है। अल्फा हम ये जानते हैं अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, तो यहां से डी ओमेगा अपॉन डी टी भी निकाल लेता हूं मैं। तो डी ओमेगा मतलब ओमेगा में परिवर्तन, तो अंतिम तो है 0 माइनस 2 पाई, तो माइनस का 2 पाई, और जो समय है वो हमें दे रखा है 1 दिन। तो इन सब की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो सबकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो माइनस में 2 पाई, एक दिन का मतलब हो गया 86,400 सेकेंड। ये अल्फा है, ये हमारे पास में आर है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
एक आर से एक आर कैंसिल भी हो गया है, 2/5 एम आर अल्फा, सबकी वैल्यू रख दीजिए 2/5। मास ऑफ अर्थ 5.98 या 6 × 10⁻24 भी आप पुट कर देंगे। 6 × 10⁻24 आर रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर होता है। 6400 × 10⁻3 ये आर की वैल्यू है। अल्फा, अल्फा का जो मान है वो हमारे पास में है यहां पर देखिए, अल्फा का जो वैल्यू है वो हमारे पास में जो ओमेगा है वो है 2 पाई प्रति दिन इस हिसाब से है। तो यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है वो है 2 पाई अपॉन प्रतिदिन, तो एक दिन का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें इसका परिमाण यदि हम देखें तो 2 पाई अपॉन 86,400 का स्क्वायर। थोड़ा सा लंबी इसकी कैलकुलेशन हो गई है। तो देखिए यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां पर मिलने वाला है 1.3 × 10⁻22। ये ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। क्लियर? थोड़ा सा बड़ा आ गया है इसका सॉल्यूशन, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल हो गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे, मेथड ध्यान रखेंगे। 20वां क्वेश्चन देखिए कि किसी पहिए का कोणीय संवेग 3 सेकंड में 2L से 5L तक परिवर्तित होता है तो पहिए पर कार्यरत बल आघूर्ण होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि किसी पहिए का कोणीय संवेग 3 सेकंड में 2L से 5L हो जाता है तो बल आघूर्ण कितना होगा। हमें टी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3 सेकंड, और जो कोणीय संवेग है उसमें जो परिवर्तन है dl वो दे रखा है 5L - 2L, ये आ गया 3L, ये dt दे रखा है। तो यहां से टो बराबर हम जानते हैं dl अपॉन में dt, तो 3L अपॉन dt का मान हमें 3 दे रखा है। तो यहां से कुल मिलाकर ये L के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा AL। क्लियर? 21वां क्वेश्चन देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर 30 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाले एक 5 किलोग्राम के पहिए पर 10 सेकंड तक लगाया जाता है। तो 10 सेकंड में पहिए का कोणीय विस्थापन क्या होगा। जो वैल्यूज दे रखी है उन्हें एक बार पुट कर लेते हैं। टॉर्क का जो मान है वो हमें दे रखा है 30 न्यूटन इंटू मीटर। जड़त्व आघूर्ण आई की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। हमें जो पहिया है उसका द्रव्यमान दे रखा है 5 किलोग्राम, और समय हमें t बराबर 10 सेकंड दे रखा है। चलिए, इसमें कोणीय विस्थापन हमें पूछा है, इट मीन्स थीटा हमें पूछा है। देखिए हम घूर्णन गति के लिए गति के समीकरण यूज में लेंगे। हम विस्थापन S बराबर जानते हैं रेखीय गति में ut प्लस हाफ at² होता है। घूर्णन गति में ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ω0t प्लस 1/2 अल्फा t²। तो थीटा बराबर ω0 यहाँ पर प्रारंभिक कोणीय वेग 0 इंटू टी प्लस में 1/2 अल्फा, अल्फा इंटू t² हो जाएगा। तो यहां पर देखो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अल्फा हमें यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए अल्फा बराबर होगा टो अपॉन में आई। तो टो की वैल्यू हमें 30, आई की वैल्यू 2, अल्फा का जो मान है वो 15 आ जाएगा। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा बराबर 1/2 15, टी का स्क्वायर यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 100 हो जाएगा। तो 50 15 इंटू 50 आ जाएगा, तो 750 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा रेडियन में। क्लियर? तो 750 रेडियन इसका आंसर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए
कि कैपिटल R त्रिज्या वाली एक पतली वलय को इसके केंद्र के परितः घूर्णन करते हैं तब इसकी त्रिज्या, तो विद्यार्थियों इसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ेगी। त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। और किस वजह से बढ़ेगी? अपकेंद्रीय बल के कारण से। कौन से बल की वजह से बढ़ेगी? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण इसकी जो त्रिज्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? 23वां क्वेश्चन देखें कि एक वलय जिसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, एक समान कोणीय वेग से ये फिसल रही है। वलय के अंतः और बाह्य भागों पर लगने वाले बलों का अनुपात F1/F2 हमें पूछा है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इस तरीके की कोई वलय है, ऐसी कोई वलय है और इसकी जो रेडियस है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ऐसे समझ लीजिए ये एक वलय है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि इसकी जो आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं हैं, ये एक वलय है इस तरीके से। आंतरिक जो त्रिज्या है उसको मैं R1 से पुट कर दूं, बाह्य जो त्रिज्या है उसको मैं R2 से पुट कर देता हूं। हमें यहां पर ये फाइंड आउट करना है कि इनके ऊपर लगने वाले बलों का जो, तो बल यहां पर अपकेंद्रीय बल काम करेंगे। दोनों ही वलय के ऊपर कौन से बल काम करेंगे? बाहरी और अंदरूनी पृष्ठ के ऊपर अपकेंद्रीय बल यहां पर काम करेंगे। अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r या m⍵²r अपकेंद्रीय बल काम करता है। तो बाहरी अंदरूनी फलक पर और बाहरी फलक के ऊपर लगने वाले बल, तो वलय के अंतः और बाह्य भाग पर लगने वाले बलों का जो अनुपात है वो m⍵² और r1/m⍵²r2 आ जाएगा। सब कुछ कट जाएगा, यहां पर R1/r2 रह जाएगा। तो R1/r2 इसका आंसर यहां पर सही होने वाला है।